वेलकम बैक गाइस। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज की क्लास में हमें एक रिएक्ट का बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पढ़ना है जिसको हम लोग बोलते हैं लिस्ट रेंडरिंग। तो सबसे पहले समझते हैं लिस्ट रेंडरिंग का मतलब क्या होता है। लिस्ट रेंडरिंग का सिंपल मतलब ये होता है कि लिस्ट ऑफ आइटम्स को जब हम लोग यूआई पे डिस्प्ले करना चाहते हैं तो हम लोग लिख सकते हैं डिस्प्ले लिस्ट ऑफ आइटम्स ऑन यूआई। अब समझते हैं लिस्ट रेंडरिंग रियल एप्लीकेशंस में कहाँ यूज होगी। ठीक है, तो आपको सोचना है Amazon, फ्लिपकार्ट जैसी आपकी ई कॉमर्स जो वेबसाइट होती है उसमें प्रोडक्ट्स कैसे शो होते होंगे। ठीक है, उसमें अगर आपने नोटिस किया हो तो यूआई सेम रहती है और कंटेंट सिर्फ चेंज होता है। यूआई आपकी हर बार सेम होगी, कंटेंट सिर्फ चेंज होगा। ठीक है, मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ। मान लीजिए आप इस वेबसाइट के इस वाले पोर्शन पे वर्क कर रहे हैं, तो अगर आप नोटिस करेंगे तो ये यूआई हर जगह सेम है, बस यहाँ पे कंटेंट चेंज हो रहा है। और यहाँ पे अगर आप और डिटेल में इसको देखें तो इस कंटेंट को हम लोग तीन पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। तीन पार्ट्स कौन से हो जाएंगे? एक ये आइकन वाला पार्ट है, एक ये टाइटल वाला पार्ट कह सकते हैं आप, और एक ये आपका इसकी डिस्क्रिप्शन। तो ये आपका एक कार्ड है जिसके तीन पार्ट्स है। तो अब हमारे पास बैकएंड से क्या आता है? बैकएंड से हमारे पास एरे ऑफ डेटा आता है। जो यहाँ का एडमिन होगा वो ऐड करेगा कि हमें क्या लोगो शो करना है, मतलब क्या आइकन शो करना है, क्या टाइटल शो करना है, और उसकी क्या डिस्क्रिप्शन होगी। अब इसको यूआई में कैसे शो करें? हमारे पास एरे आ गया। एरे में मान एरे ऑफ ऑब्जेक्ट कह सकते हैं, जहां पे हमें आइकन में इमेज का यूआरएल मिल रहा है, टाइटल में एक टेक्स्ट मिल रहा है, और डिस्क्रिप्शन में एक टेक्स्ट मिल रहा है। तो इस चीज को, उस लिस्ट को या उस एरे को यूआई में कन्वर्ट करने का काम कहलाता है लिस्ट रेंडरिंग का। और इसी चीज को आज हमें डेप्थ में सीखना है कैसे हम लोग ये काम कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारे टॉपिक्स हैं जो आज हम पढ़ेंगे, लास्ट में एक प्रोजेक्ट भी बनाएंगे। सबसे पहले हमें समझना है लिस्ट रेंडरिंग, सिंपल एरे कैसे रिएक्ट में रेंडर होता है। ठीक है, तो ये हमारा एक बेसिक रिएक्ट का प्रोजेक्ट बना है। इसको हमने यहाँ पे लोकल होस्ट 5173 पे रन करा लिया और ये ऐप हमें यहाँ पे शो हो रहा है। अब मान लीजिए हमारे पास एक एरे है। लेट मान लीजिए आपने कहा लैंग्वेजेस, जावास्क्रिप्ट, पाइथन और जावा। इसे हमें कोर्स में करना होगा जावा। अब ये आपके पास एरे है। अगर ये एरे आप यहाँ पे डायरेक्टली यूज कर लेंगे, हमने कल की क्लास में क्या सीखा था, अगर आपको जावास्क्रिप्ट यूज करना है, मतलब एक्सप्रेशंस आपको अगर यूज करने हैं रिटर्न के बाद, तो आपको करली ब्रेसेस यूज करना पड़ता है। ठीक है, अगर यहाँ पे आपने लैंग्वेजेस पास कर दिया, मतलब एरे को आपने यहाँ पे पास कर दिया, तो इसका आउटपुट देखते हैं हमें क्या मिल रहा है। यहाँ पे जूम कर देता हूँ मैं। तो यहाँ पे आपको क्या मिल रहा है? वही जो आर्गुमेंट्स, वही जो एरे के एलिमेंट्स हैं, वो सारे एलिमेंट्स आपको यहाँ पे मिल रहे हैं। बस ये जो स्क्वायर ब्रैकेट है ये हट गया, और ये जो कॉमा है ये हट गया। तो एक तरीके से हुआ क्या, लैंग्वेज की जगह पे यहाँ पे एरे की वैल्यूज आ गई। तो इस तरीके से आ गई है जावास्क्रिप्ट। यहाँ पे आप कह सकते हैं स्पेस भी नहीं, पाइथन। एक्चुअल में लैंग्वेज एक एरे है, जब हम लोग एरे पास करते हैं तो वो इस तरीके से शो होता है कि उसके एक एक एलिमेंट्स यहाँ पे आ जाएंगे। अगर आप इसका कोड भी देखेंगे इंस्पेक्ट पे जाके, तो यहाँ पे रूट वाला डिव मिल रहा है जो हमारा इंडेक्स डॉट एच से आता है। उसके अंदर कौन सा डिव है? ये वाला डिव जो यहाँ पे क्रिएट है। इसके अंदर अगर आप चेक करेंगे, देखिए जावास्क्रिप्ट और पाइथन, ये दोनों चीजें यहाँ पे हैं। ये तो हमने एक चीज पास करी कि अगर हम लोग एक एरे को यहाँ पे पास करेंगे जेएसएक्स में रिटर्न के बाद किसी एलिमेंट के अंदर, तो उसके सारे एलिमेंट्स हमें शो हो जाएंगे एक एक करके। बस यहाँ पे ये कॉमन नहीं शो होगा, ये जो स्क्वायर ब्रैकेट्स हैं वो नहीं शो होगा, मतलब सिर्फ एलिमेंट्स शो होंगे। ठीक है, इसको चलिए एक स्टेप और फर्दर करते हैं। हम लोग क्या करेंगे, मान लीजिए लैंग्वेजेस, लैंग्वेजेस तो आपको यहाँ पे शो हो गई डायरेक्टली, लेकिन आप चाहते हैं ये सारी चीजें H1 के अंदर हो, मतलब एक H1 के अंदर जावास्क्रिप्ट हो, एक H1 के अंदर पाइथन हो, एक H1 के अंदर जावा हो। एक्चुअल यूआई तो आप ऐसे ही बनाएंगे। अब मान लीजिए आपके पास बैकएंड से आप कौन कौन सी लैंग्वेजेस आपकी कंपनी में पढ़ाई जाती हैं, या कौन कौन सी लैंग्वेजेस आपको आती हैं, वो आपके पास एज अ एरे आ गया। अब उसको आप इस तरीके से तो शो नहीं करेंगे, आप एक एक H1 में मान लीजिए शो करना चाहते हैं, अच्छी यूआई बना के शो करेंगे। ठीक।
तो वो समझते हैं कैसे कर सकते हैं। उसके लिए हम लोग बनाएंगे लेट लैंग्वेजेस विथ यूआई कह देते हैं इसको। ठीक। तो यहां पे हमें एक कॉन्सेप्ट और सीखना है कि आप एरे के अंदर जेएसएक्स को भी स्टोर कर सकते हैं। जेएसएक्स मतलब ये जो आपके एलिमेंट्स हैं, ये एक्चुअल में आपको दिखने में लग रहे होंगे एचटीएमएल के एलिमेंट्स, पर एक्चुअल में ये जेएसएक्स है। क्योंकि ये चीज आपकी कन्वर्ट हो जाती है एक ऑब्जेक्ट में। ठीक है, तो उस चीज में हमें नहीं जाना है। आपको ये समझना है कि आप इसके अंदर डायरेक्टली एलिमेंट्स को स्टोर कर सकते हैं। हाँ जी, एक H1 हमने स्टोर करा, इसमें लिखा है जावास्क्रिप्ट। फिर कॉमा पास करके हमने एक और H1 स्टोर करा, इसमें हमने लिखा है पाइथन। फिर कॉमा करके हमने एक और H1 स्टोर करा, जिसमें हमने लिखा है जावा। अब अगर लैंग्वेजेस विथ यूआई को हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे, हमने यहाँ पे पेस्ट करा। देखिए, जो चीज हमें चाहिए थी, इसको वापस से 100 पे ले आते हैं। जो हमारा मेन टास्क था कि जितनी भी लैंग्वेजेस इस एरे में हो उसको आप एक एक H1 के अंदर शो करो। लेकिन एक्चुअल में हमारे पास एरे तो बैकएंड से इस तरीके से आएगा। अब हमें इस चीज को इस चीज में कन्वर्ट करना पड़ेगा। पर अब हम इसे मैन्युअली तो कर नहीं सकते कि मान लीजिए कल को आपके यहाँ पे बैकएंड से C++ भी आ रहा है, लेकिन लैंग्वेजेस विथ यूआई तो आपकी शो होगी। तो यहाँ पे तो ये वाला H1 है नहीं। काम करते हैं, इसे भी कमेंट से हटा देते हैं। पर आपको अभी तक जावा तक ही शो होगा। अब अगर आपको C++ भी शो करना है तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे एक और H1 ऐड कर देंगे जिसके अंदर लिखा गया होगा C++। अब यहाँ पे आपको C++ भी शो हो जाएगा। पर ये चीज अभी हमने हार्ड कोडेड की। हार्ड कोडेड मतलब खुद से कोड लिखा। हमारे पास ये डेटा था, इस डेटा का यूज करें, सिर्फ इतना डेटा यूज करके हमें इस तरह की यूआई चाहिए थी। देखिए, अगर नोटिस करेंगे तो सब में यूआई सेम ही रहेगी, बस कंटेंट चेंज होगा। H1 सब में होगा, बस कंटेंट अंदर का चेंज होना चाहिए। ठीक है, मतलब इस चीज को हमें कन्वर्ट करना है इस वाली चीज में। अगर इस चीज में हमने इस चीज को कन्वर्ट कर दिया तो डायरेक्टली हम लोग इसको यहाँ पे शो कर सकते हैं। तो आपके दिमाग में एक लॉजिक आया होगा। आप क्या कह सकते हैं, आप कहेंगे कि हम लोग लूप चला सकते हैं। हमने जावास्क्रिप्ट में लूप्स के बारे में पढ़ा है। तो आप कहेंगे हम क्या करते हैं, एक लैंग्वेजेस विथ यूआई नाम की एम्प्टी एरे बनाते हैं। अब हम क्या करेंगे, फॉर लेट लैंग्वेज ऑफ लैंग्वेजेस। लैंग्वेजेस ऑफ लैंग्वेज मतलब लैंग्वेज ऑफ लैंग्वेजेस मतलब लैंग्वेज में एक एक करके एक एक वैल्यू आएगी। ठीक है, एक बार इसे कंसोल करा के देखते हैं हमें क्या क्या मिल रहा है। कंसोल डॉट लॉग लैंग्वेज। अगर आप कंसोल में चेक करेंगे, देखिए हमें ये वैल्यूज मिल रही है। ये वैल्यूज दो बार क्यों मिल रही है, क्योंकि बाय डिफॉल्ट ये आपका स्ट्रिक्ट मोड में होता है और स्ट्रिक्ट मोड में आपका कोड दो बार रन होता है। अगर आप इसे हटा देंगे यहाँ से तो आपको सिंगल टाइम ही ये चीज शो होगी। ठीक है, लेकिन हमें प्रिंट तो कराना नहीं था, हमें इस चीज में कन्वर्ट करना था। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, एरे में आपने पढ़ा होगा पुश। पुश क्या करता है, एरे में कोई नया एलिमेंट ऐड करता है। ठीक है, तो ऐड आपको क्या करना है, आपने कहा लैंग्वेज। ठीक है, तो सेम जहां स्टार्टिंग जो थी, अगर आपने यहाँ पे अगर लैंग्वेज यूज करा तो भी इस तरीके से शो होगा। और अगर आपने लैंग्वेजेस विथ यूआई किया तब भी आपको सेम यूज होगा। क्यों, क्योंकि दोनों एरे है तो सेम ही। ठीक है, पर अब इस एरे को हमें इस तरीके से सेम वैल्यूज नहीं स्टोर करनी है। इन वैल्यू में हमें कुछ ट्रांसफॉर्मेशन करना है। और वो ट्रांसफॉर्मेशन क्या करना है, हमें हमें एक्चुअल में ऐड करना है एक H1। मैं आपको पहले ही दिखा, तो मान लीजिए आपने H1 ऐड करा, जिसमें आपने लिखा हेलो वर्ल्ड। अब यहाँ पे कितने एलिमेंट्स हैं, 1 2 3 4। तो ये लूप कितनी बार चलेगा, 4 टाइम्स। और हर बार लूप में क्या होगा, एक इस वाले एरे में एक नया H1 ऐड होगा जिसके अंदर हेलो वर्ल्ड लिखा होगा। ठीक है, तो जब ये लूप पूरा कंप्लीट होगा तो लैंग्वेजेस विथ यूआई में 4H1 है सेम, जिसमें हेलो वर्ल्ड लिखा है। और इसको आप यहाँ पे शो कर रहे हैं। देखिए, इसका आउटपुट आप सही प्रेडिक्ट कर पा रहे हैं कि आपको 4 हेलो वर्ड यहाँ पे शो हो जाएंगे। ठीक, पर हमें हेलो वर्ड तो चाहिए नहीं, हमें चाहिए ये वाली लैंग्वेज। तो आपने कहा एक काम करते हैं, हेलो वर्ड को हटा के यहाँ पे लैंग्वेज पास कर देते हैं। आपने सेव करा और आपने देखा कि हर बार आपको लैंग्वेज मिल रहा है। तो आपको एक कॉन्सेप्ट याद आया कि जब भी हमें जेएसएक्स के अंदर जावास्क्रिप्ट को यूज करना है, मतलब एक्सप्रेशन यूज करना है,
हम लोग चाहते हैं लैंग्वेज बाय डिफॉल्ट ना जाए, लैंग्वेज की जो वैल्यू है वो जाए। तो हमें इस चीज को कर्ली ब्रेसेस में करना पड़ता है। अब आपने जैसे इसको सेव करा, आपने देखा आपको सेम यही आउटपुट जो आपको चाहिए था वो मिल गया। और अब ये पूरा डायनेमिक है। ये देखिए एक एरर आ रहा है, इस एरर को हम लोग समझेंगे ये क्यों आ रहा है, ठीक है। पर जो हमारा मेन अभी कॉन्सेप्ट है, अब ये डायनेमिक है। डायनेमिक मतलब कल को आपने यहाँ पे एक लैंग्वेज और ऐड कर दिया, आपने कहा PHP, तो PHP भी यहाँ पे शो हो जाएगी। कल को आपने यहाँ से जावा हटा दिया, तो वो भी आपके यूआई से हट जाएगी। मतलब अब आप सिर्फ इसको एक एरे दे दीजिए, लैंग्वेज में आप एक एरे स्टोर कर दीजिए, उस एरे के सारे एलिमेंट्स H1 के फॉर्मेट में आपको यहाँ पे शो हो जाएंगे। तो जो चीज चाहिए थी हमें, इस तरह का कुछ इंटरफेस हम लोग, इसका पहला पार्ट हम लोग ने बना लिया। पर अब मान लीजिए आपको बार बार कई जगह पे वो यूआई शो करनी है, कई चीजें आपको बार बार शो करना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये लूप इतना कोड बार बार लिखना पड़ेगा, ठीक है। इसी चीज को लिखने का एक तरीका हमने और पढ़ा है जावास्क्रिप्ट में। अगर आप आपने मैप के बारे में पढ़ा होगा, एक्चुअली में हमें करना क्या है, एरे के हर एक एलिमेंट में ट्रांसफॉर्मेशन करना है, मतलब इस चीज को किसी दूसरी चीज में कन्वर्ट करना है, और वो नई चीज का एरे चाहिए। मतलब इसकी वो नई चीज, इसके लिए वो नई ट्रांसफॉर्मेशन, इसके लिए वो ट्रांसफॉर्मेशन, और इसके लिए ट्रांसफॉर्मेशन, इन सारी ट्रांसफॉर्म्ड वैल्यू का एक एरे चाहिए। यही तो हमें चाहिए। जावास्क्रिप्ट को हमें करना, कन्वर्ट करना है H1 जावास्क्रिप्ट में, ठीक है। तो ये काम आप कैसे कर सकते हैं, आप फिर से बनेंगे लैंग्वेजेस यूआई। अब ये लूप डायरेक्टली ना चला के आप क्या करेंगे, लैंग्वेजेस पे मैप चलेंगे। मैप सेम यही काम करता है। जहां पे आपको मैप में क्या क्या चीजें मिलती हैं, मैप में सबसे पहले आपको एक फंक्शन पास करना होता है। तो मान लीजिए हमने एक फंक्शन बना दिया, ट्रांसफॉर्म लैंग्वेज, ठीक है। मैप में हमने ये फंक्शन पास कर दिया। अब जब मैप इंटरनली जावास्क्रिप्ट मैप को चलाएगा, तो हर एक एलिमेंट के लिए इस वाले फंक्शन को कॉल करेगा, और फंक्शन कॉल होगा तो फंक्शन में आर्गुमेंट्स का कॉन्सेप्ट भी हमने पढ़ा है। तो इंटरनली मैप क्या करेगा, इस फंक्शन में 3 आर्गुमेंट्स पास करेगा। सबसे पहला क्या होगा, करेंट लैंग्वेज, दूसरा क्या होगा, इंडेक्स, तीसरा क्या होगा, पूरा एरे। आप एक काम करिए, इन तीनों को प्रिंट करा के देखिए, console.log करंट लैंग, इंडेक्स और एरे। हम लोग यहाँ पे आगे चेक करते हैं। हमें जावास्क्रिप्ट मिल रहा है, क्यों, क्योंकि हमारा पहला एलिमेंट था जावास्क्रिप्ट। सेकंड हमें जीरो मिल रहा है, जीरो क्यों, क्योंकि इसका इंडेक्स क्या है, एरे की किस पोजीशन पे, जीरो पे, यहाँ पे हमें जीरो मिल रहा है। थर्ड में हमें पूरा एरे मिल रहा है। फिर सेकंड में देखिए पाइथन 1 और पूरा एरे, C++2 और पूरा एरे, PHP 3 और पूरा एरे। इस तरीके से मैप वर्क करता है। अगर आप कहेंगे तो मैप पे हम लोग एक डिटेल्ड वीडियो भी बना देंगे, ठीक है। अब ये रिटर्न क्या करेगा, ये पूरा कोड रिटर्न क्या करेगा, ठीक है। ये फंक्शन जो रिटर्न करेगा, अगर मैं आपको दिखाऊं, यहाँ पे आपने इस फंक्शन से रिटर्न करा दिया जीरो। अब क्या होगा, एंड में ये मैप क्या करेगा, लैंग्वेजेस पे मैप चलाएगा, मतलब लूप चलाएगा, हर एक एलिमेंट पे ये वाला फंक्शन कॉल करेगा, और इस फंक्शन के, इस एलिमेंट के लिए इस फंक्शन ने जो रिटर्न किया वो आपका नए एरे में स्टोर हो जाएगा। देखिए जब मैप चला तो सेम लेंथ का एक एरे बन गया, सेम लेंथ का मतलब 4 लेंथ का, ठीक है, जिसमें एम्प्टी वैल्यू स्टोर है। अब सबसे पहले जावास्क्रिप्ट इस फंक्शन में गया, फंक्शन ने रिटर्न क्या किया, जीरो, तो जावास्क्रिप्ट का इंडेक्स क्या है, जीरो, तो नए एरे में जीरो आ जाएगा। पाइथन इस फंक्शन में गया, इस फंक्शन ने रिटर्न क्या किया, जीरो, तो पाइथन वाले इंडेक्स पे जीरो आ जाएगा। C++ इस फंक्शन में गया, रिटर्न क्या हुआ, जीरो। PHP इस फंक्शन में गया, रिटर्न क्या हुआ, जीरो। तो एंड में लैंग्वेजेस विथ यूआई में क्या स्टोर है, एक एरे जिसमें 4 जीरो है, और हम लोग इसको यहाँ पे यूज कर रहे हैं, तो आपको 4 जीरो यहाँ पे शो हो जाएंगे, ठीक है। ये तो आपको क्लियर होगा। अगर मान लीजिए यहाँ पे आपने H1 रिटर्न किया, मान लीजिए आपने यहाँ पे करंट लैंग्वेज रिटर्न करा दिया, तो सेम वही पहले वाली चीज पे हम लोग आ गए। जो काम हम लोग यहाँ पे सबसे पहले कर रहे थे, वही चीज हमने यहाँ पे भी कर दी। पर एक्चुअल में हमें H1 चाहिए, तो ये वाला कोड हमने यहाँ पे
रिटर्न कर दिया। बस यहाँ पे लैंग्वेज नहीं है, यहाँ पे करंट लैंग्वेज, करंट लैंग्वेज। अब देखिए वही काम आपने यहाँ पे भी कर दिया। ये एरर आ रही है, इसको अगर समझना है तो ये एक तरीका है। ये काम आपका कम लाइंस में हो गया। अब ये आपका एक फंक्शन है, और जावास्क्रिप्ट में हमने एरो फंक्शन का भी कॉन्सेप्ट पढ़ा है। तो आप यहीं पे डायरेक्टली एक एरो फंक्शन भी बना के ये आप लिख सकते हैं लैंग और इंडेक्स। अभी हमें लैंग और इंडेक्स की जरूरत नहीं है, तो सिर्फ हम लोग लैंग को गेट करेंगे और रिटर्न क्या कर देंगे, H1 के अंदर लैंग। देखिए सेम रिजल्ट अभी भी हमें मिल रहा है। अगर आप नोटिस करें, मैंने आपको JSX वाली क्लास में क्या बताया था कि आप रिटर्न के बाद एक्सप्रेशंस यूज कर सकते हैं, स्टेटमेंट्स यूज नहीं कर सकते। एक्सप्रेशन मतलब ऐसी चीज जो कोई चीज को रिटर्न करे। ठीक है, इसका मतलब समझते हैं। अगर इस कोड को डायरेक्टली हम लोग यहाँ पे एग्जीक्यूट करें, ठीक है, ये एरर इसलिए देगा क्योंकि बाय डिफॉल्ट ये इसको रिकॉग्नाइज नहीं करता। बेसिक जावास्क्रिप्ट तो इसको रिकॉग्नाइज नहीं करता। एक्चुअली में बेबल का आपका एक ट्रांसपाइलर होता है जो इस चीज को दूसरी चीज में कन्वर्ट कर देता है, जो जावास्क्रिप्ट समझ पाए। ठीक। अच्छा लैंग्वेजेस यहाँ पे है नहीं, ठीक है, लैंग्वेजेस की जगह पे आप मान लीजिए यहाँ पे 1 2 3 पास कर दिया आपने, और यहाँ पे आपने ये करली ब्रेसेस पास कर दिया। ठीक। अब देखिए एक्चुअल में ये पूरा कोड एक चीज रिटर्न कर रहा है। क्या रिटर्न कर रहा है, एक नया एरे। तो इसका मतलब ये क्या है, एक एक्सप्रेशन। और एक्सप्रेशन को डायरेक्टली हम लोग यहाँ पे यूज कर सकते हैं। ये कोड डायरेक्टली आप यहाँ पे यूज करेंगे और आपको सेम रिजल्ट मिलेगा। तो यही आपका लिस्ट रेंडरिंग है जो आप हर जगह देखेंगे। एक्चुअल में हमने क्या किया, अगर एक मैं आपको एक बार में इसको एक्सप्लेन करूं, तो हमने इस एरे पे एक लूप चलाया। ठीक है, और हर एक एलिमेंट के लिए हमने एक JSX रिटर्न करा दिया, एक H1, जिसके अंदर टेक्स्ट में क्या आएगा, इस वाले करंट लैंग्वेज की वैल्यू। अब फॉर लूप या वाइल लूप एक स्टेटमेंट होता है, तो उसको हम लोग रिटर्न के बाद यूज नहीं कर सकते। तो लूप का ही एक अल्टरनेटिव हमने पढ़ा था मैप, जो इंटरनली लूप ही यूज करता है, पर एक्चुअल में ये एक एरे रिटर्न करता है। तो इसलिए हमने यहाँ पे ये कोड लिख लिया, और इसी को लिस्ट रेंडरिंग बोलते हैं। तो आई होप आपको इतना समझ आया होगा। तो नेक्स्ट समझते हैं, हमें नेक्स्ट क्या चीज समझना है। ठीक है, व्हाई डू वी यूज मैप फंक्शन, ये हमने समझ लिया। हाउ जावास्क्रिप्ट वर्क इनसाइड JSX, ये भी हमने समझ लिया। अगर जावास्क्रिप्ट आपको लिखना है तो कर्ली ब्रेसेस में आपको लिखना पड़ेगा जावास्क्रिप्ट, क्योंकि एक्चुअल में तो है ये भी JSX। अब समझते हैं रेंडरिंग एन एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, अब सेम हम लोग इस वाले केस में आ गए। यहां पे हमारे पास तीन तीन चीजें आएंगी। एक एरे आएगा, पर अभी हमारे पास एरे में क्या आ रहा है, सिर्फ एक एलिमेंट। पर हो सकता है एरे में एक ऑब्जेक्ट हो, उस एरे में अलग अलग ऑब्जेक्ट्स हो। जब रियल वर्ल्ड एपीआई होती है, मान लीजिए मैं आपको एक एपीआई दिखाऊं, इसी पे हम लोग आज प्रोजेक्ट भी बनाएंगे। स्लैश प्रोडक्ट्स था शायद, फेक स्टोरी API.com/प्रोडक्ट्स। तो ऐसी कुछ आपकी एक एपीआई दिखती है। ये क्या है, एक एरे, एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स। ये एक ऑब्जेक्ट है, एक एलिमेंट एरे का। जीरोथ एलिमेंट क्या है, ये एक ऑब्जेक्ट। सेकंड एलिमेंट क्या है, मतलब फर्स्ट एलिमेंट, सेकंड एलिमेंट या फर्स्ट इंडेक्स का एलिमेंट एक और ऑब्जेक्ट है। तो इस तरीके से हमारे पास डेटा आता है। ठीक है, अब हमने देख लिया, अगर हम लोग एरे को डायरेक्टली यहाँ पास करेंगे, मतलब इस वाले कोड को भी हम लोग हटा देते हैं यहाँ पे, एक काम करते हैं, इस वाले पूरे कोड को कमेंट कर देते हैं, और यहाँ पे एक दोबारा से फंक्शन बना लेते हैं ऐप टू नाम से, या ऐप नाम से दोबारा से। या एक और काम हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको कमेंट ना करें, क्योंकि एक्चुअल में यहाँ पे रेंडर क्या होगा, जो यहाँ से एक्सपोर्ट होगा। हम लोग क्या करते हैं, एक फंक्शन बनाते हैं ऐप टू नाम से, और यहाँ से एक्सपोर्ट क्या करा देंगे हम लोग, ऐप टू। इसमें से हम लोग रिटर्न करा देते हैं एक H1, ये एक डिफ, जिसके अंदर एक H1 में लिखा है ऐप टू। यहाँ पे हमें ऐप टू दिख जाएगा, रिफ्रेश करना पड़ेगा। ठीक है, अब नेक्स्ट हमें क्वेश्चन क्या समझना है कि अगर हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, नीचे OBJ1, हमारे पास यूजर की डिटेल्स है, नेम है यूजर का, मुझे यूजर 1, एज है यूजर की 1 से 25,
और मान लीजिए बस ये दो चीजें, अगर इसको डायरेक्टली हमने यहाँ पास कर दिया obj1, अब इसका आउटपुट क्या आएगा? हमें यहाँ पे कुछ नहीं मिल रहा और यहाँ पे हमें एक एरर भी मिल रही है। तो डायरेक्टली आप ऑब्जेक्ट को रेंडर नहीं करा सकते हैं, आप ऑब्जेक्ट की एक वैल्यू को रेंडर करा सकते हैं। एक और h1 जिसमें आपने कहा obj.h, तो पूरा ऑब्जेक्ट आप एक साथ रेंडर नहीं करा सकते। ठीक है, अब मान लीजिए लेट यूजर्स नाम का हमारे पास एक एरे है। आपकी वेबसाइट में एपीआई से आपको इस तरीके से यूजर का डेटा मिल रहा है, जिसमें हर एक यूजर के पास नेम है, यूजर 1, और उस यूजर की एज है, यूजर 25, नेम है यूजर 2, और इसकी एज है मान लीजिए 16। तीसरा यूजर है, उसकी नेम है नेम, आपने कह दिया यूजर 3, और इसकी एज है मान लीजिए 38। अब आपको क्या करना है, हर एक यूजर के लिए यूजर का नेम शो कराना है, यूजर की एज शो करानी है। सबसे पहले करली ब्रेसेस, आप यूजर्स पे मैप चलाएंगे, आपको एक यूजर मिलेगा, आप रिटर्न करा देंगे एक h1, जिसमें आप पास कर देंगे यूजर। अगर ऊपर वाला एग्जांपल हम लोग देखें, पर अभी हमने पढ़ा कि ऑब्जेक्ट रेंडर नहीं करा सकते डायरेक्ट, तो यहाँ पे आपको एरर मिल जाएगा। ठीक है, आपने कहा एक काम करते हैं, यूजर डॉट नेम रेंडर करा देते हैं, तो आपको सिर्फ एक सबका नेम मिल गया, लेकिन आपको एज भी चाहिए थी साथ में। ठीक है, तो मान लीजिए आपने इस तरीके से कह दिया नेम:नेम, आपने कॉमा करके कहा एज:यूजर.एज। ये इस तरीके से आपने नेम और एज दोनों चीज आप प्रिंट करा सकते हैं या शो करा सकते हैं। ये आपने एक ही एलिमेंट में शो करा दिया, या इसकी जगह पे आप क्या कर सकते हैं, दो एलिमेंट यूज कर सकते हैं। देखा, एक में नेम आएगा, दूसरे h1 में एज आएगा। आपको समझ आ रहा होगा कि यहाँ पे हम लोग कुछ एरर कर रहे हैं। क्या एरर कर रहे हैं? हमने ये पढ़ा है कि रिटर्न में हम लोग सिर्फ एक पर्टिकुलर चीज को रिटर्न करा सकते हैं, तो एक्चुअल में यहाँ देखें तो हम लोग दो एलिमेंट रिटर्न करा रहे हैं, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो हमें क्या करना होगा, इसको एक डिफ में रैप कर दीजिए, या आप एम्प्टी फ्रैगमेंट यूज कर सकते हैं। तो हम लोग एक काम कर लेते हैं, एक डिव यूज कर लेते हैं, तो मान लीजिए हमें कुछ स्टाइलिंग करनी होगी अगर, तो ये देखिए हमें नेम और एज मिल रहा है। अब आप चाहें तो यहाँ पे इस डिव को स्टाइल कर सकते हैं, देंगे स्टाइल, आपने कहा बॉर्डर 1px सॉलिड ब्लैक, और ये सब में बॉर्डर आ गया, या इसको 5px कर दीजिए, और मार्जिन बॉटम दे दीजिए 10px के अराउंड। ये आपको कुछ इस तरीके से शो जाए। इसमें यूआई आप और बेटर कर सकते हैं। तो असल में अगर आप देखें तो यहाँ पे ये कैसे हो रहा होगा, सबसे पहले एक एरे होगा, एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स, म्हणजे टेक्नोलॉजीज नाम का एरे होगा, जिसमें हर एक एलिमेंट एक ऑब्जेक्ट है, जिसमें तीन चीजें हैं, आइकन, टाइटल और डिस्क्रिप्शन। और इसी तरीके से मैप चला के सबसे ऊपर एक आईएमजी टैग में, एक डिफ के अंदर एक आईएमजी टैग में आइकन स्टोर कर दिया गया, h1 में टाइटल स्टोर कर दिया गया, और मान लीजिए पैराग्राफ टैग में ये डिस्क्रिप्शन शो कर दी गई। इस तरीके से आपकी यूआई, बस बाकी सीएसएस लगा दी गई, तो इस तरीके से यूआई बन गई। अभी हम एक प्रोजेक्ट बनाएंगे, उसमें हम लोग कुछ ऐसा बनाएंगे। ठीक है, तो हमने ये समझ लिया कि ऑब्जेक्ट्स को हम लोग कैसे शो कर सकते हैं, मल्टीपल प्रॉपर्टीज कैसे शो कर सकते हैं, और एक हमने बेसिक आइडिया ले लिया कि एपीआई में डेटा, एपीआई का डेटा कैसे शो होता है। सेम इसी तरीके से अगर आपको ये प्रोडक्ट शो करने हैं, तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, ऊपर एक इमेज लगाएंगे, जहां पे एसआरसी में आप क्या पास करेंगे, इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट की इमेज, ये इमेज शो हो जाएगी। टाइटल में आप टाइटल शो कर देंगे एक h1 में, और एक डिस्क्रिप्शन में आप डिस्क्रिप्शन शो कर देंगे। बस समझते हैं चौथा टॉपिक, और यही टॉपिक है जिसकी वजह से ये हमें यहाँ पे एरर शो हो रही है। तो टॉपिक का नाम क्या है, व्हाट इज द की इन रिएक्ट एंड व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट। ठीक है,
सबसे पहले समझते हैं कि की होता क्या है और ये एरर क्यों आ रही है। जब एक ही एलिमेंट को आपने बार बार रिटर्न करा, अगर आप देखें तो यही एक एलिमेंट बार बार लूप में रिटर्न हो रहा है, बस डेटा इसमें थोड़ा सा चेंज है, पर एलिमेंट तो एक ही रिटर्न हो रहा है ना बार बार, सेम ही एलिमेंट रिटर्न हो रहा है। तो ये बताने के लिए कि ये एक पर्टिकुलर एलिमेंट यूनिक है, ये रिएक्ट कैसे समझ पाएगा, इसके लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, की पैरामीटर यूज करते हैं। हर एक एलिमेंट में आप एक की पास कर सकते हैं, आपको ऐसी चीज पास करनी है की में जो यूनिक होगी। ठीक है, तो जब अभी हमने यहाँ पे फंक्शन समझा था, तो हमने समझा था तीन आर्गुमेंट्स हमें मिलती हैं। एक तो करंट एलिमेंट, दूसरा हमें इंडेक्स मिलता है। अगर आप ध्यान से सोचें तो मान लीजिए ये आपका एरे है जो कि जीरो से स्टार्ट होता है और कहां तक जाता है, इंडेक्स जीरो से n-1। यहाँ पे n क्या है, लेंथ ऑफ एलिमेंट, मतलब 0 1 2 3। ये हमेशा आगे बढ़ता ही जाएगा। तो अगर आपने जीरो एज अ की यूज कर लिया तो जीरो तो कभी वापस आएगा नहीं। तो एक तरीके से इंडेक्स अगर आप सोचें तो इंडेक्स हमेशा यूनिक होगा। तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, आप यूजर के साथ इंडेक्स ले सकते हैं और यहाँ की में आप इंडेक्स पास कर देंगे। अब रिएक्ट समझ जाएगा कि इस पर्टिकुलर एलिमेंट का इंडेक्स क्या है, जीरो पहले वाले का, दूसरे का इंडेक्स क्या है 1, तीसरे का इंडेक्स क्या है 2, चौथे का क्या है 3। तो इस तरीके से इस पर्टिकुलर एलिमेंट को वो यूनिक आइडेंटिफाई कर लेगा। अब आप जैसे ही इसे रिफ्रेश करेंगे, एरर आपकी गायब हो गई, क्योंकि अब रिएक्ट जान रहा है कि ये वाला एलिमेंट जीरो इंडेक्स को सिग्निफाई कर रहा है, मतलब ये यूनिक है और इंडेक्स आपका रिपीट होगा नहीं, तो इसलिए हर एक एलिमेंट यूनिक है। अगर की में आपने ऐसी चीज पास कर दी जो रिपीट हो रही है, मान लीजिए जीरो, सबके लिए की जीरो है, तो अभी भी उस सेम एरर मिलेगी। जबकि नहीं होगी तो रिएक्ट इजीली समझ नहीं पाएगा कि ये एलिमेंट सेम है कि अलग है, तो उसमें कुछ इशू आ सकता है। अभी हम समझेंगे कि इशू कहाँ पे आएगा। अब मैंने आपको बताया कि आप इंडेक्स यूज कर सकते हैं एज अ की, लेकिन इंडेक्स क्यों नहीं यूज करना चाहिए, ऐसा भी एक रीजन है क्यों इंडेक्स से प्रॉब्लम आ सकती है। आपको यूजुअली स्टार्टिंग में बता दिया जाता है कि की को आप एज अ इंडेक्स यूज कर सकते हैं, लेकिन मैं आपसे कह रहा हूं कि ये आपका बेस्ट अप्रोच नहीं है। कई कुछ केसेस में आप इसे यूज कर सकते हैं, लेकिन ये बेस्ट नहीं है। क्यों, समझते हैं सर। इसमें हमें दो चीजें समझनी है कि अगर इंडेक्स को हमें एज अ की यूज करेंगे तो प्रॉब्लम्स क्या आएंगी। सेकंड, एक काम करते हैं, मैं आपको इसे समझाता हूँ, फंक्शन ऐप थ्री नाम से। यहाँ पे ऐप थ्री रिटर्न करा देंगे। यहाँ पे हमने रिटर्न करा दिया एक डिफ। मान लीजिए लेट यूजर्स के नेम है आपके पास, यूजर्स, आपने कहा यूजर 1, आपने कहा यूजर 2 और आपने कहा यूजर 3। अब हर एक यूजर के लिए आपको एक इनपुट शो करना है। मान लीजिए ऐसा कुछ टास्क है आपका, ऐसा कुछ रिक्वायरमेंट है। तो अभी आपने ये चीज सीख ली, आपने यूजर्स पे मैप चलाएंगे, आप एक एरो फंक्शन पास करेंगे जहां पे आपको यूजर मिलेगा। आप डायरेक्टली यहाँ पे एक इनपुट, इनपुट नहीं आएगा तो फिर इनपुट यहाँ पे रिटर्न करा सकते हैं। तो आपको जितने यूजर्स हैं उतने इनपुट आपको शो हो जाएंगे। काम करते हैं, डिफ के अंदर कर देते हैं, डिफ ने कहा ये, एक काम और कर दीजिए, इसको पैरेंथेसिस में कर दीजिए। यहाँ पे आपको तीन इनपुट शो हो रहे हैं। अब आपसे कहा गया है कि इस इनपुट का, इस यूजर का जो नाम है, मतलब यूजर 1 के लिए पहला है ये वाला इनपुट है, यूजर 2 के लिए ये वाला, यूजर 3 के लिए ये वाला। आ जाते हैं इनपुट के अंदर प्लेस होल्डर में वो नेम लिख के आए जो यहाँ पे नेम है। तो आपने कहा ये तो बहुत ईजी है, आपने प्लेस होल्डर प्रॉपर्टी यूज करी और यहाँ पे वैल्यू में आप क्या कहेंगे, करली ब्रेसेस, क्योंकि हम लोग जेएसएक्स के अंदर जावास्क्रिप्ट यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पे आपने यूजर पास कर दिया, देखिए यूजर 1 यूजर 2 यूजर 3 आ रहा है। ठीक है, एक चीज आपने और करी, आपको पता है कि यहाँ पे एरर आ रही है, आपने सीखा एरर सॉल्व करने के लिए आप की में इंडेक्स पास कर देंगे। ये कोड इंडेक्स आपको यहाँ पे गेट भी करना पड़ेगा। अभी एरर गायब तो नहीं हुई, ऐसा इसलिए क्योंकि आपने इस इनपुट को यूनिक बनाया ना, मेन तो आपका डिफ रिटर्न हो रहा है। तो आप इसे कंट्रोल एक्स और इस डिफ में कंट्रोल वी कर देंगे, अब ये एरर चली गई। ये कोड आपका परफेक्ट है, इसमें कोई इशू नहीं है, आप अभी भी चेक करेंगे तो सब में आप लिख सकते हैं। इशू कहाँ पे आएगा, मान लीजिए आपने
अच्छा पहले समझते हैं रिएक्ट इंटरनली से कैसे समझेगा। रिएक्ट समझेगा कि ये वाला डिफ सिग्निफाई कर रहा है, मतलब हाँ ये वाला एलिमेंट सिग्निफाई कर रहा है जीरोथ इंडेक्स को, जब एक एलिमेंट आएगा। दूसरा एलिमेंट जो होगा जिसके अंदर प्लेस होल्डर में यूजर टू लिखा है, वो वाला एलिमेंट सिग्निफाई कर रहा है वन वाले एलिमेंट को। तीसरा वाला एलिमेंट जिसमें यूजर थ्री एज अ प्लेस होल्डर लिखा है, ये वाला इनपुट, ये सिग्निफाई कर रहे हैं थर्ड वाले इंडेक्स को। अब मान लीजिए कल को यूजर टू चेंज हो गया, मतलब किसी तरीके से अपडेट हो गया, ठीक। तो अभी आपको वो चेंज दिखेगा, यहाँ पे भी वो चेंज हो गया, ठीक। लेकिन इशू कहाँ पे आएगा, मान लीजिए हर एक में यहाँ पे वन, यहाँ पे टू, यहाँ पे थ्री लिखा है। आपने एक सब में कुछ इनपुट लिखा था, अब आपने इसको अपडेट कर दिया, आपका एरे अपडेट हो गया। अब देखिए यूजर थ्री वाले इनपुट में हमने क्या लिखा था, थ्री। लेकिन यहाँ पे यूजर वन वाला है और यूजर थ्री वाला है, अगर आप इसको हटाएंगे तो यहाँ पे थ्री वाला है, लेकिन यहाँ पे हमें मिल क्या रहा है, टू। ऐसा क्यों, देखिए इंडेक्स वन को सिग्निफाई कौन सा कर रहा था, ये वाला एलिमेंट जिसमें टू लिखा था, ये वाला एलिमेंट। अब ये एलिमेंट हट गया, अब इंडेक्स टू पे क्या कौन आ गया, यूजर थ्री। तो एक्चुअल में इसने देखा कि नया एलिमेंट तो ऐड ही नहीं हुआ है, थ्री वाला तो एलिमेंट रिमूव हो गया, चलिए वो तो ठीक है, लेकिन टू वाला इंडेक्स ये समझेगा कि सेम ही है, तो ये नोड को चेंज नहीं करेगा, बस वही वाला नोड आपको यहाँ पे शो कर देगा। तो उस नोड में जो वैल्यू थी वो यहाँ पे शो होगी। और भी कुछ इश्यूज आते हैं जो आप धीरे धीरे समझेंगे, क्योंकि अभी हमने स्टेट के बारे में उतना पढ़ा नहीं है, तो मैं आपको और एग्जांपल नहीं बता रहा हूँ। पर ये आपको समझना है कि ये कुछ इशू हैं, जो अगर आप की को यूज करेंगे, इंडेक्स को एज अ की यूज करेंगे, तो इशू आ जाएगा, ठीक है। और समझते हैं अगर इशू आ रहा है तो इसको सॉल्व कैसे कर सकते हैं, मतलब इशू है तो इसको सॉल्व करने का भी कोई तरीका होगा। तो इसका तरीका क्या हो सकता है, इसका मेन तरीका ये है कि जब आपके पास एक्चुअल डेटा आता है, तो उसमें कोई ऐसा कॉलम या ऐसा की आएगी जो यूनिक होगी। मान लीजिए यहाँ पे आपको पता है कि हर एक यूजर का नेम यूनिक होगा, मान लीजिए आप डुप्लीकेट्स अलाउ ही नहीं कर रहे, या मान लीजिए हर एक यूनिक होगा, तो आप की में क्या कर देंगे, यूजर को पास कर देंगे। बस आप मेक श्योर करना है कि वो यूनिक हो हमेशा। आप देखते हैं एक बार कि वो इशू सॉल्व हुआ कि नहीं, लिखा यूजर टू, ठीक है। आपने इसमें लिखा वन, आपने इसमें लिखा टू, आपने इसमें लिखा थ्री। अब आपने यूजर टू को हटा दिया, और देखिए टू वाला हट गया, थ्री वाला आपके पास अभी भी है, क्योंकि अब यूजर को पता है कि यूजर थ्री को कैसे जान रहा है, ये यूजर थ्री के नाम से, तो इसे पता है कि ये वाला एलिमेंट यहाँ शो करना है, इसीलिए ऐसा हो रहा है। तो ये कॉन्सेप्ट था हमारा कि हमें इंडेक्स को एज अ की क्यों नहीं यूज करना चाहिए। लास्ट क्लास में हमने कंडीशनल रेंडरिंग के बारे में पढ़ा था, और समझते हैं लिस्ट में हम लोग कंडीशनल रेंडरिंग कैसे यूज कर सकते हैं। मान लीजिए आप चाहते हैं, ठीक है, एक काम करते हैं, एक और फंक्शन बनाते हैं ऐप फोर नाम से। आप लोग भी साथ साथ कोड करते चलिएगा, तभी आपको अच्छे से एग्जैक्टली ये समझ आएगा। एक काम करते हैं, यही वाला कोड हम लोग यहाँ पे कंट्रोल सी और कंट्रोल वी कर देते हैं, सेम ये वाली यूआई शो हो जाएगी, ठीक है। अब मान लीजिए आप चाहते हैं कि जो 18 प्लस हैं, मतलब जो मेजर हैं, वो ग्रीन में शो हो, और जो माइनर स्टूडेंट्स हैं, मतलब माइनर यूजर्स हैं, वो रेड में शो हो। ऐसा कुछ आपका टास्क है। सेम यही डेटा है, हमने क्या करा, डेटा पे लूप चलाया, और हर एक एलिमेंट के लिए एक डिव रिटर्न कर दिया, जिसके अंदर h1 है दो। अब आपको कलर चेंज करना है, कलर चेंज करना है डिव का, तो उसके लिए हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी है बैकग्राउंड कलर की। ये बैकग्राउंड कलर में आपने ग्रीन कर दिया, तो सबका बैकग्राउंड कलर ग्रीन हो जाएगा। या इससे हम लोग लेट ग्रीन, काम करते हैं टेक्स्ट का कलर एफ कर देते हैं, मतलब व्हाइट। तो सबके लिए ग्रीन शो हो गया, लेकिन इसकी एज 16 है, तो इसके लिए रेड शो होना चाहिए था। तो यहाँ पे आप कंडीशनल रेंडरिंग का यूज कर सकते हैं। आप क्या कह सकते हैं, आप कहेंगे यूजर डॉट एज, यूजर से हमें एज वाला कॉलम चाहिए, अगर ग्रेटर देन 18 है या लेस देन 18 है, तो फिर आपको वैल्यू क्या चाहिए, रेड। एल्स आपको वैल्यू क्या चाहिए, ग्रीन।
काम करते हैं, इसको एक सेपरेट लाइन में कर देते हैं, आपको समझने में इजी होगा। यहाँ पे बैकग्राउंड कलर, यहाँ पे हमने यूज करा टर्नरी ऑपरेटर का। इफ दिस कंडीशन इज ट्रू देन रिटर्न दिस, एल्स रिटर्न दिस। यहाँ पे देखिए, जहाँ पे ग्रीन था, मतलब जो 18+ है वहां पे ग्रीन शो हो रहा है, और जो 18 से कम है वहां पे आपको रेड कलर शो हो रहा है। एक काम करते हैं, इसको भी माइनर बना देते हैं, मतलब इसको आपने 0 8 कर दिया या 8 कर दिया, यहाँ पे भी देखिए रेड कलर आ गया। ये है आपकी कंडीशनल रेंडरिंग भी आप लिस्ट रेंडरिंग में यूज कर सकते हैं। 18 करेंगे तो देखिए ग्रीन शो है। तो ये केस हो गया। अब नेक्स्ट हमें समझना है हैंडलिंग एम्प्टी लिस्ट। मान लीजिए आप एपीआई से प्रोडक्ट्स का डेटा मंगा रहे हैं, मान लीजिए आप ई कॉमर्स एक बना रहे हैं जिसमें यूजर कोई सर्च इनपुट आपने दिया है, यूजर सर्च इनपुट में कुछ टाइप करता है और वो नेम जिसमें है वो प्रोडक्ट्स यूजर को शो हो जाते हैं। अब मान लीजिए यूजर ने कुछ पास कर दिया ऐसा नेम जिस नाम का प्रोडक्ट आपके पास एग्जिस्ट ही नहीं करता। मैं आपको एक इसको काम करते हैं, फंक्शन ऐप 5 बनाते हैं। इसे थोड़ा सा मैं आपको सिंपल भाषा में बताता हूँ। लेट यूजर्स हमारे कहाँ गए, ये रहे। आपने सेम यही वाला कोड चलाया, रिटर्न आपने कर दिया एक डिफ, आपने रिटर्न कर दिया एक डिफ। ठीक है, आपको यूजर्स यहाँ पे, चलिए काम करते हैं, यही वाला ले लेते हैं, F4 वही कोड ले लेते हैं, यहाँ पे F5 हो जाता है। सेम वही वाला कोड है, सेम वही चीज शो हो रही है। अब मान लीजिए यहाँ पे कल को लिस्ट एम्प्टी हो गई, अब यहाँ पे कुछ नहीं शो होगा, जो कि बहुत ही बेकार लग रहा है। आप चाहते हैं अगर यहाँ पे कोई डेटा ना हो तो यहाँ पे नो डेटा फाउंड करके ऐसा कुछ शो हो जाए। अब यहाँ पे डायरेक्टली आप मैप चला रहे हैं, अब मैप में कोई एलिमेंट नहीं है तो ये लूप एक बार भी नहीं चला, तो रिटर्न कुछ भी नहीं हुआ, मतलब एम्प्टी एरे रिटर्न हुआ। एम्प्टी एरे रिटर्न हुआ तो यहाँ पे कुछ नहीं शो हो रहा। और समझते हैं इसे कैसे हैंडल कर सकते हैं। अब यहाँ पे आपको मैप कब चलाना है, जब लेंथ आपकी 0 से बड़ी हो। ठीक है, तो आपने कहा अगर यूजर्स डॉट लेंथ इज ग्रेटर देन 0 देन परफॉर्म दिस एंड रिटर्न ये वाला एलिमेंट, एल्स रिटर्न कर दीजिए H1 में नो प्रोडक्ट फाउंड। देखिए नो प्रोडक्ट फाउंड आ रहा है, अगर हमने एक यूजर ऐड कर दिया तो हमारे पास यूजर का नेम होगा user1 और एक यूजर की एज होगी। तो देखिए वो डेटा नहीं आ रहा। अगर डेटा नहीं है तो यहाँ पे नो प्रोडक्ट फाउंड आएगा, अगर एक भी डेटा है तो यहाँ पे वो डेटा शो हो जाएगा। तो ये आप एम्प्टी लिस्ट को हैंडल इस तरीके से कर सकते हैं। बाकी इसमें आप यूआई अच्छी कर सकते हैं। और अब नेक्स्ट हमें समझना है कि किन बातों का आपको ध्यान रखना है, जो मिस्टेक्स आप कर सकते हैं यूजुअली। सबसे पहला, फॉरगेटिंग टू ऐड कीज। आप लूप चला सकते हैं पर आप हो सकता है कि इस की को ऐड करना भूल जाएं, और की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, इसीलिए रिएक्ट आपको ये वार्निंग भी देता है। तो आपको ध्यान रखना है कि की हमेशा आपको जब भी लूप चलाएंगे या जब भी एरे पास करेंगे की आपको पास करना है, जिससे कि आपको कोई भी इशू ना आए। सेकंड क्या एरर आप कर सकते हैं, लूप्स को सही से यूज ना करना। लूप को सही से यूज ना करना मतलब मैप आपने यूज नहीं करा, मान लीजिए आपने जैसा स्ट्रक्चर है उसके हिसाब से नहीं यूआई बनाई, तो ये गलती आप कर सकते हैं। ये एक इंपॉर्टेंट गलती है जो आपसे कभी कभी हो सकती है। अगर आप यहाँ पे चेक करेंगे तो अगर एरो फंक्शन में, मैप में हमें एरो फंक्शन पास करना होता है, अब एरो फंक्शन को अगर आप इस तरीके से लिखेंगे जहां पे आपने करली ब्रेसेस यूज करा है, तब आपको रिटर्न यूज करना जरूरी है। अगर हमने रिटर्न यूज नहीं करा तो देखिए क्या हुआ। ऐसा क्यों हो रहा है समझते हैं। मैप में हम लोग एरो फंक्शन पास करते हैं, और ये फंक्शन एरो फंक्शन या कोई भी फंक्शन पास करते हैं, और ये फंक्शन जो रिटर्न होगा नए एरे में वही ऐड होगा। जब हम लोग करली ब्रेसेस का यूज करते हैं तो हमें खुद से बताना पड़ता है रिटर्न कीवर्ड का यूज करके कि ये फंक्शन रिटर्न क्या करेगा। अगर आपने रिटर्न कीवर्ड यूज नहीं करा तो ये रिटर्न क्या करेगा, अनडिफाइंड। तो इसका रिजल्ट हमें क्या मिल रहा है, इसका रिजल्ट अभी इस केस में हमें मिल रहा है एक एरे जिसमें मान लीजिए एक अनडिफाइंड है।
और अनडिफाइन यहाँ पे कुछ नहीं शो होता, अनडिफाइन के कोई वैल्यू नहीं आती। अब अगर आपने यहाँ पे रिटर्न कीवर्ड यूज कर लिया तो आप बता रहे कि इस चीज को रिटर्न करो, तो यहाँ पे अनडिफाइन की जगह पे ये वाला एलिमेंट आ रहा है पूरा, तो ये आपको यहाँ पे शो हो जा रहा है। लेकिन मान लीजिए आपने करली बेसिस का यूज नहीं करा है, आपने करली बेसिस का यूज नहीं करा, तो आपको रिटर्न यूज करने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि तब डायरेक्टली जो यहाँ पे लिखा होता है वही चीज रिटर्न भी होती है, तो आपका ये वर्क कर जाएगा। कई बार मैंने स्टूडेंट्स को देखा है कि वो करली ब्रेसेस लगाते हैं और रिटर्न कीवर्ड यूज करना भूल जाते हैं, फिर वो परेशान होते हैं कि क्यों आउटपुट नहीं शो हो रहा। तो आज के पार्ट में इतना ही रखते हैं। कल वाले पार्ट में, नेक्स्ट पार्ट में हम लोग एक प्रोजेक्ट बनाएंगे। प्रोजेक्ट क्या होगा? ये वाली एपीआई, फेक स्टोर एपीआई में ये प्रोडक्ट्स का डेटा है, अराउंड 20 प्रोडक्ट्स का डेटा है इसमें शायद। हम लोग एक ई कॉमर्स जैसा कुछ बनाएंगे जिसमें ये प्रोडक्ट्स हमारे यूआई में शो होंगे। ठीक है, तो अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए और सीरीज को फॉलो करिए रिएक्ट की। हम लोग अच्छा कंटेंट बनाने का ट्राई कर रहे हैं, और अगर कुछ आपको लगे कि ऐसा कि कुछ हमें चेंज करना चाहिए तो अपने सजेशंस भी दीजिए।